हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग। इसका चैप्टर नंबर 3 है गैसों पर ऊष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन गैसेस। और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर। देखिए, शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी पथ एवं प्रक्रम किसे कहते हैं? ऊष्मागतिकी पथ उससे कहते हैं कि नहीं, कोई भी निकाय है एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है और जिस मार्ग से होता हुआ जाता है या जिस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसको ऊष्मागतिकी पथ कहते हैं। और उस ऊष्मागतिकी पथ के द्वारा चलने की प्रक्रिया को ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं कि वह उस पथ पर किस प्रकार चलता है, तो उसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन लिखिए कि जब कोई निकाय अपनी किसी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है तब वह जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे ऊष्मागतिकी पथ कहते हैं। निकाय द्वारा ऊष्मागतिकी पथ कहते ही हो गया। अब निकाय के द्वारा इस पथ पर चलने की प्रक्रिया को ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ डायग्राम बना हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। तो एक अवस्था ये है 1 और 2, तो ये इस प्रकार से जाता है, यानी 1 2 पर पहुँचता है। इस प्रकार A1 A2 A3 A4 तो 2 पर पहुँचता है। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका पथ हो गया। और जिस प्रकार से ये इस पर चलता है तो उसको क्या कहते हैं? हम प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा चक्रीय प्रक्रम, जिसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। चक्रीय प्रोसेस यानी जब कोई निकाय विभिन्न ऊष्मागतिकी पथ का अनुसरण करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यानी जहां से चले वहीं पर लौट कर वापस आ गए, तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अगला है हमारा प्रवाह प्रक्रम या फ्लो प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसे द्रव्यमान, ऊष्मा तथा कार्य तीनों निकाय की परिसीमा के आर पार यानी बाउंड्री के आर पार आ जा सकें तो इसे प्रवाह प्रक्रम कहते हैं। यानी बाउंड्री में सिस्टम के अंदर निकाय बाउंड्री से ऊष्मा, द्रव्यमान, कार्य तीनों चीज़ें आर पार जा सकती हैं उसके, तो ऐसे प्रक्रम को प्रवाह प्रक्रम कहते हैं। तभी तो कहते हैं फ्लो मतलब बहना, तो आर पार जा सकते हैं। यह प्रक्रम खुले निकाय में पाया जाता है। ठीक है। अब अगला है हमारा अप्रवाह प्रक्रम, नॉन फ्लो प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें सिर्फ ऊर्जा निकाय की परिसीमा से बाहर आ जा सके प्रवाह प्रक्रम कहलाता है। अप्रवाह प्रक्रम बंद निकाय में होता है। यानी सिर्फ अप्रवाह प्रक्रम में क्या होता है? केवल और केवल परिसीमा से ऊर्जा निकाय में अंदर आ जा सकती है, न द्रव्यमान हो जाएगा और न कार्य भी कुछ होगा उसमें। तो इस प्रकार के प्रक्रम को अप्रवाह प्रक्रम कहते हैं। अब देखते हैं हम स्थिर आयतन प्रक्रम या समायतनिक प्रक्रम, कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है? देखिए, निकाय की सभी साम्यावस्था के लिए इस ऊष्मागतिकी प्रक्रम में आयतन स्थिर होता है। तभी तो यहाँ लिखा है कि स्थिर आयतन प्रक्रम। स्थिर आयतन पर mkg का आदर्श गैस प्रक्रम 1 to 2 तक जाता है। देखिए, ग्राफ में देखते हैं तब समझ में आ गया। देखिए, यहाँ पर ये प्रेशर यानी P और V, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, यानी पहले यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है? हमारा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। एक स्थिर पॉइंट पर आकर प्रेशर क्या हो गया है? यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमारा वॉल्यूम अब भी आगे, वो प्रेशर आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, ऊपर के लिए वो बढ़ रहा है, तो इसलिए प्रेशर हमारा अब भी ऊपर के लिए बढ़ता जा रहा है और जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ लिखा है कि V = कांस्टेंट।
और इसी प्रकार टी और एस के बीच में भी है। यहाँ से यहाँ देखिए ये बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर पहले यहाँ से यहाँ तक बढ़ा जेट एस में बढ़ा वॉल्यूम, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर पॉइंट रुक गया वॉल्यूम हमारा, और फिर प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मतलब जो टी है टेम्परेचर जो भी होगा वो ऊपर बढ़ने लगा। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर। तो देखते हैं लेट निकाय में आदर्श गैस का प्रारंभिक दाब यानी इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल स्टेट पर दाब, तापमान और आयतन क्रमशः P1 T1 V1 है, तथा निकाय में आदर्श गैस का अंतिम ताप और दाब क्रमशः P2 V2 T2 हैं। कुछ प्रमुख ऊष्मागत की संबंध निम्नलिखित हैं जिसको हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि फर्स्ट है हमारा PVT में संबंध। तो देखते हैं फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण से P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है। क्योंकि इसमें आयतन है हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए V1 इक्वल टू V2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि इसकी जगह रखेंगे अगर V1 की जगह V2 रख दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बचेगा हमारा P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, या लिख सकते हैं हम P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये हो गया हमारा इसमें संबंध PVT में। सेकंड नंबर पर है गैस के द्वारा किया गया कार्य, माने इस प्रक्रम में जो कितना कार्य होगा। तो अवस्था क्या चल रही है हमारी, साम्यावस्था 1 to 2 है, तो W 1 to 2 वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल W इक्वल टू P dV होता है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 to 2 हो जाएगा, और डेल्टा W इक्वल टू P बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए 1 to 2 और dV। चूँकि आयतन क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसकी जगह क्या इसका जब समाकलन करेंगे तो ये 1 to माइनस V2 माइनस V1 हो जाएगा, और V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, या फिर हम V1 इक्वल टू V2 रख दें यहाँ पर, फिर भी 0 हो जाएगा। इसलिए जो इसमें वर्क डन होगा, जो कार्य होगा वो क्या होगा 0। ये हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वर्क डन कितना होता है 0। यहाँ पर लिखा है अतः इस प्रक्रम में गैस के द्वारा निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U1 माइनस U2 क्या होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं DU इक्वल टू MCV DT, DU इक्वल टू MCV DT। तो ये क्या होगा 1 to 2 DU और इक्वल टू MCV और 1 to 2 DT। तो ये DU 1 to 2 DU इक्वल टू MCV बाहर आ जाएगा, और मतलब 1 to 2। अब क्या होगा अब इसका समाकलन होगा जब, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। यानी इस प्रकार होता है ना, जैसे 1 का क्या होता है, जैसे कोई x के सापेक्ष होता है तो 1 का x होता है, लेकिन अब यहाँ क्या है t है, तो t के सापेक्ष बनेंगे t आ जाएगा, और 1 to 2, तो 1 to 2 के हिसाब से T2 माइनस T1। तो ये शॉर्ट लिखा है यहाँ पर T2 माइनस T1। तो ये हो गई इसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन, U1 to 2 इक्वल टू MCV T2 माइनस T1। अगला हमारा प्रदत्त ऊष्मा क्या होगी, जो Q है Q1 to 2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम के अनुसार क्या होता है DQ इक्वल टू DU प्लस DW होता है। तो हम देखते हैं कि वी नो दैट, क्योंकि हम पहले से देख चुके हैं कि इसमें जो वर्क डन है, जो कार्य है, वो 0 के इक्वल 0 है। तो यहाँ 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो DQ है वो DU यानी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, और DU इक्वल टू अभी हमने क्या निकाला है MCV T2 माइनस T1। तो Q इक्वल टू क्या होगा Q1 to 2 MCV T2 माइनस T1। अब अगला हमारा एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, देखिए V इक्वल टू एंथैल्पी में परिवर्तन H2 माइनस H1 इक्वल टू निकालना है, तो U2 माइनस U1 प्लस P2 माइनस P1 P2 V2 माइनस P1 V1, और PV इक्वल टू क्या होता है MRT। तो U2 माइनस U1 की जगह पीछे हम निकाल चुके थे MCV T2 माइनस T1। अब PV की जगह क्या लिखेंगे हम MRT क्या है कांस्टेंट। जब P2 लिखेंगे तो यहाँ T2 लिख लेंगे, और जब P1 लिखेंगे तो यहाँ पर T2 लिख लेंगे, T1 लिख लेंगे, और MR क्या होगा हमारा कांस्टेंट। तो MR इसमें कांस्टेंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है।
तो एम आर कॉमन लेने के बाद T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसमें से MCV कॉमन लेंगे तो T2 माइनस T1। अब टोटल में से T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया तो ये होगा MCV प्लस MR। अब इसमें से M कॉमन लेंगे तो M T2 माइनस T1 और CB प्लस R, R इक्वल टू CP माइनस CB। तो M T2 माइनस T1 और CB प्लस R की जगह CP माइनस CB, CB से CB कैंसिल, तो ये क्या बचा, P बचा। तो H2 माइनस H1 जो हमारी एंथैल्पी में परिवर्तन आया है वो MCP T2 माइनस T1 आया है। एक नोट्स है, इस प्रक्रम में निकाय पर कार्य प्राप्त नहीं होता है और इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। और यही हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस समाप्त होता है।